हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है अजीत कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो टॉपिक लिया गया है वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से लिया गया है। टॉपिक का नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऐसा रोग है जिसके द्वारा मनुष्य का जो ब्लड होता है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और इसे हम पूर्ण एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति कह देते हैं। और इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है तो उसका ब्लड तो कम होता ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि जब ब्लड कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, सांस लेने में उसे तकलीफ होने लगती है। तो ऐसा व्यक्ति होता है, उसकी मौत भी हो सकती है। ओके, यदि इलाज ना किया जाए तो मौत भी हो सकती है। तो इस प्रकार का आज हम रोग पढ़ने वाले हैं, सिकल सेल एनीमिया। इसे हम हिंदी में दरांती कोशिका अरक्ता कहते हैं। दरांती कोशिका अरक्ता का मतलब होता है कि जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी पहले गोल थी, लेकिन इससे जो ग्रसित व्यक्त हो जाता है उसकी हंसिए के आकार की, यानी दरांती के आकार की आरबीसी हो जाती है। और ऐसी जब आरबीसी हो जाती है तो ये आरबीसी ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहती है। ओके, नॉर्मल आरबीसी के कंपैरिजन में ये स्मॉल जो आरबीसी होती है, यानी हंसिए के आकार की जो आरबीसी होती है, वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहती है। इसीलिए क्या होता है, व्यक्ति में ब्लड की कमी हो जाती है, और ब्लड की कमी हो जाती है तो कई सारे लक्षण आते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो हमारा सिकल सेल एनीमिया पर है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, नीट में भी ये पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया जिसे हम दरांती कोशिका अरक्ता कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो खोज की थी वो हैरिक ने 1904 ईस्वी में इसकी खोज कर दी थी। बता दिया था कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसमें क्रॉस होता है और क्या क्या लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि ऑटोसोमल का मतलब होता है कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, जो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा, देखिए, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। देखिए, ऑटोसोमल जो 22 जोड़ी आपके क्या होते हैं, ऑटोसोमल गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, इनके ऊपर एक जीन उपस्थित होता है। जीन यहाँ पर कौन सा है, HBV जीन, जो कि कौन से नंबर पर उपस्थित होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन उपस्थित होता है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। कौन सा जीन उपस्थित होता है, HBV जीन उपस्थित होता है। इसमें म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। देखिए, एक बार मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, अभी आपको नहीं समझ में आया हो तो अब की बार आपको आ जाएगा। देखिए, ये एक ऐसा रोग है, ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है। ऑटोसोमल का मतलब होता है जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होता है उन्हें लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें जो 11वां गुणसूत्र आपका होता है उसमें एक जीन उपस्थित होता है, HBV जीन, ठीक है। HBV जीन उपस्थित होता है, जिसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। और ये कैसा है, रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब होता है हिंदी में अप्रभावी। तो ये अप्रभावी है, ये माता पिता से संतानों में जाता है। तो देखिए, एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहता हूँ अप्रभावी। देखिए, हमने पिछली वीडियो में बताया भी, यदि आप नए होंगे तो आपको अच्छी तरह से नहीं पता होगा। तो देखिए, जैसे देखिए, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, जैसे जो पिता है वो किससे ग्रसित है, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, ठीक है। ये किससे है, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। ओके, सिकल सेल एनीमिया से ये ग्रसित व्यक्ति है, और इसका जब बेटा होता है तो उस बेटा जो होता है वो कैसा हो जाता है, बाहक हो जाता है। इस रोग से बाहक हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया से बाहक हो जाता है इसका बेटा, ठीक है। ये कैसा हो जाता है, बाहक, जिसे हम कैरियर कह देते हैं। ये बाहक हो जाता है, ठीक। ओके, अब क्या होता है, जब इसका बेटा होता है तो ये ग्रसित हो जाता है। इसके 90% प्लस चांस होते हैं कि ये ग्रसित हो जाए सिकल सेल एनीमिया से, ठीक है। तो ये किस तरह से संतानों में जाता है, तो देखिए, पिता से बेटे में गया, बेटा इस रोग से क्या हो गया, बाहक हो गया, लेकिन ये पूरी तरह से ग्रसित नहीं है,
सिकल सेल एनीमिया से, ठीक है। लेकिन ये रोग को फैला सकता है, वाहक है इसीलिए। लेकिन इसका जब बेटा होगा यानी इसके पोते में ये रोग 90% प्लस चांस होते हैं कि ये रोग इसमें हो जाए। ओके, तो इस प्रकार से ये रिसेसिव होता है। डोमिनेंट जो होता है यानी प्रभावी जो रोग होता है वो किस प्रकार से, वो लगातार संतान में ट्रांसफर होता है। पिता से जाएगा बेटे में और बेटे से जाएगा इसके पोते में, ठीक है। तो इस प्रकार से वो लगातार ट्रांसफर होता है। और जो रिसेसिव होता है वो लगातार ट्रांसफर नहीं होता है, पिता से जाएगा बेटे में और बेटे से कहाँ जाएगा, इसके बेटे में चला जाएगा, यानी इसके पोते में ये रोग जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें जब रोग था तो इसका बेटा जो होगा उसमें रोग नहीं जाएगा, वो इस रोग से वाहक हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा, रोग को फैला देगा आगे। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन के कारण इस प्रकार से उत्पन्न होता है। ओके, ये बात आप जान चुके होंगे। यदि आपने ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर में दी गई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए। ओके, ये बात आप जान चुके हैं। देखिए, क्रोमोसोम नंबर जो 11 होता है, जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स आपके गुणसूत्र होते हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर 11 होता है। उस पर एक जीन उपस्थित होता है जिसका नाम है HBB, ठीक है। ये बहुत से प्रोटीन का निर्माण करता है, एमिनो एसिड का निर्माण करता है, ठीक है। तो HBB जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। प्रकार से जो क्रोमोसोम नंबर 11 मैंने आप यहाँ पर बना दिया है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 है। इसके ऊपर एक जीन उपस्थित होता है जिसका नाम है HBB, ठीक है। इस प्रकार से ये HBB जो होता है एक जीन उपस्थित होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। यदि इसमें म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन किस प्रकार से, ये यहाँ पर यदि इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो ये HBB जीन होता है जो वो नहीं बनता है, ठीक है। जब म्यूटेशन हो गया है, परिवर्तन हो गया, तो HBB जीन नहीं बनता है। और जब HBB जीन नहीं बनता है तो क्या हो जाता है, तो ये इतना बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है सिर्फ एक गलती की वजह से, ओके, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है जीन में पॉइंट म्यूटेशन होता है। जो HBB जीन है इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। पॉइंट का मतलब बिंदु उत्परिवर्तन हो जाता है। बिंदु का मतलब सिर्फ थोड़ा सा ही परिवर्तन होगा, बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ए की जगह पर बी आ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ठीक है। अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो यहाँ पर आपको ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर बनाया है। देखिए यहाँ पर यदि हम नॉर्मल व्यक्ति की बात करें, नॉर्मल व्यक्ति में किस प्रकार से ये आरबीसी इस प्रकार की होती है और किस प्रकार से यहाँ पर mRNA की सीक्वेंस होती है, क्रम होता है, और हीमोग्लोबिन की बीटा चेन किस प्रकार से यहाँ पर होती है। एक हम नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अभी हम इफेक्टिव व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में क्या होता है, नॉर्मल जो mRNA उसमें होता है नॉर्मल व्यक्ति में, यहाँ पर RNA भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो RNA जो होता है इसमें क्या होता है, देखिए ये क्या लिखे हुए हैं, ये कोडान लिखे हुए हैं। कोडान का मतलब जो DNA या RNA में क्या होते हैं, कोडान्स होते हैं जो अलग अलग एमिनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, GAG है, ये क्या कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, बना रहा है, इस अमीनो एसिड को बना रहा है। अमीनो एसिड का मतलब प्रोटीन को बना रहा है, ओके। तो देखिए किस किस प्रकार से अलग अलग कोडान्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग कोडान अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर क्या है, GUGA, ये कौन से अमीनो एसिड का निर्माण कर रहा है, बेलिन अमीनो एसिड का निर्माण कर रहा है। ये कौन सी चेन है, ये कौन सी चेन है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है। HB को हम हीमोग्लोबिन कह देते हैं, और ये कौन सी चेन है, बीटा चेन है, बीटा श्रृंखला है, ठीक है। या तो आप इसे अमीनो एसिड चेन भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है और एक कौन सी होती है, अल्फा चेन भी होती है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ बीटा चेन बनाई है क्योंकि बीटा चेन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए CAC साइटोसिन और एडेनिन साइटोसिन, ये कोड बन जाता है, ठीक है। इस कोड से कौन सा अमीनो एसिड बनता है, इस कोड से बनता है हिस्टिडाइन। हिस्टिडाइन एक प्रोटीन होता है, एक अमीनो एसिड बनता है जो कि मानव के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। CUG का मतलब साइटोसिन और यूरेसिल और ग्वानिन, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, ल्यूसिन बना देते हैं, ठीक है। ल्यूसिन एक अमीनो एसिड होता है, ये बना देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सारे प्रोटीन बन जाते हैं। लेकिन आपको जो जहाँ पर ध्यान देना है,
वो यहाँ पर देना है 6 नंबर पर। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की जो छठा नंबर है उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, बिंदु उत्परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से हो रहा है वो देखिए। यहाँ पर देखिए जो ग्वानिन है और एडिनिन है और ग्वानिन है, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर देखिए साइटोसिन और यूरेसिल और साइटोसिन, ये कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, कौन सा अमीनो एसिड बना रहे हैं, तो ये ग्लूटामिक अमीनो एसिड को बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ग्लूटामिक अमीनो एसिड को बना रहे हैं। और कौन सी चेन में बना रहे हैं, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में बना रहे हैं। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, क्योंकि ये समान है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, और यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल आरबीसी है, नॉर्मल व्यक्ति में इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर एच बी है, एच बी का मतलब हीमोग्लोबिन और ए का मतलब होता है ये नॉर्मल है। ठीक है, और यस यहाँ पर लिख दिया है, यस किसके लिए, यस इसलिए क्योंकि ये सिकिल आरबीसी है। सिकलेट आरबीसी का मतलब होता है सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित आरबीसी है। ओके, तो इस पर यहाँ पर एच बी एस लिख दिया है और एच बी ए लिखा है इसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि जो नॉर्मल व्यक्ति में होता है वो किस प्रकार से यहाँ पर अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है और एमआरएनए का सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं जो ग्रसित व्यक्ति होता है, सिकल सेल एनीमिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें किस प्रकार से एमआरएनए का सीक्वेंस होता है, यहाँ पर कोडांस किस प्रकार से होते हैं इससे ग्रसित व्यक्ति में, और अमीनो एसिड का सीक्वेंस किस प्रकार से होता है। तो देखिए जो एमआरएनए का सीक्वेंस होता है उसमें क्या हो जाता है, छठे नंबर पर आपको ध्यान देना है। सिर्फ छठे नंबर पर क्या हो जाता है, साइटोसिन यूरेसिल साइटोसिन नॉर्मल व्यक्ति में था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो यूरेसिल है वो यहाँ पर आ जाता है एडिनिन की जगह पर, और एडिनिन जो है वो यूरेसिल की जगह पर चला जाता है। तो ये क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, बिंदु उत्परिवर्तन हो गया। एक ही नाइट्रोजनी क्षारक निकल रहा है, सिर्फ एक ही नाइट्रोजनी क्षारक में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। देखिए यू वाला यहाँ पर यूरेसिल जो है वो एडिनिन की जगह पर आ जाता है, और एडिनिन जो है वो यूरेसिल की जगह पर आ जाता है। वो किस में होता है, इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है सिकल सेल एनीमिया से, उसमें ये क्या हो जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए ये वाला कहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, ये नीचे था और यहाँ पर ये ऊपर आ गया। यू कहाँ पर था, ऊपर था, ये नीचे आ गया। बस इतना ही परिवर्तन होता है जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप जान चुके हैं। देखिए ये क्या, ये वाला जो कोड है वो कौन सा कोड बन गया है, CAC साइटोसिन एडिनिन साइटोसिन। यहाँ पर क्या था, साइटोसिन यूरेसिल और साइटोसिन। यहाँ पर नीचे क्या बन गया, ग्वानिन यूरेसिल ग्वानिन, और यहाँ पर क्या था, ग्वानिन एडिनिन ग्वानिन। तो यहाँ पर यदि पूछा जाए परीक्षाओं में कि सिकल सेल एनीमिया में छठे नंबर पर कौन सा कोड बैलिन का निर्माण करता है, ठीक है, तो आपको टिक लगाना है GUG। ठीक है, यदि ये पूरा दिया है तो आप पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पूछा जा सकता है तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, ए ऊपर चला जाता है और यू वाला नीचे आ जाता है, बस यही परिवर्तन हो जाता है, यही इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन कह देते हैं। और कौन सी प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, बैलिन अमीनो एसिड या प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, और ये हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की छठे नंबर पर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ग्लूटामिक अम्ल बन रहा था और यहाँ पर बैलिन अमीनो एसिड बन गया है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा रोग उत्पन्न हो गया है। बस आपको यही ध्यान में रखना है। समझ में आ गई है बात आपको अच्छी तरह से, मैंने आपको बता दिया है। और इससे जो ग्रसित व्यक्त होता है उसमें इस प्रकार की आरबीसी हो जाती हैं, जो कि हंसिए के आकार की होती हैं, इसीलिए हम इसे दरांती कोशिका अर्कता कहते हैं। ये बात आप जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। असामान्य हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, HbS कहते हैं। HbS हीमोग्लोबिन या सिकल सेल्ड। ठीक है, तो HbS में से कहते हैं क्योंकि ये एबनॉर्मल है, असामान्य है। और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसे हम HB से नोट करते हैं, तो उसे हम HbA कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठे नंबर पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। बस यही बात को लिखना है। देखिए हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठे नंबर पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण बैलिन एमिनो एसिड का निर्माण हो जाता है। बैलिन एमिनो एसिड का निर्माण हो जाता है तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, ग्लूटामिक एसिड की जगह बैलिन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड
अब ग्लूटामिक अम्ल बनने की जगह बेलिन बन जाता है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। बस ओके। अब यहाँ पर क्या है, सिम्टम, किस प्रकार के, यदि इससे जो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो किस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एनीमिया यानी रक्त की कमी हो रही है। ठीक है, जो इसके सिम्टम दिखाई देंगे, एनीमिया यानी, एनीमिया को हम क्या कहते हैं, रक्त की कमी हो जाना, जिसे हम एनीमिया कह देते हैं। तो इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि ये सिकल सेप की हो गई है आरबीसी। सिकल सेप का मतलब दरांती के आकार की हो गई है, जिसके कारण ये ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहती हैं। ठीक है, जिसलिए ब्लड की जो क्या होती है, कमी हो जाती है। ओके, तो ब्लड जो होता है वो किसके आकार का हो जाता है, सिकल्ड शेप हो जाता है, यानी हंसिया के आकार का। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उसका जीवन काल, जो लाइफ साइकिल होती है, वो कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, क्योंकि सिकल शेप में है। ओके, O2 की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड जब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे, तो O2 की काफ़ी ज़्यादा मात्रा कम हो जाती है। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर नॉर्मल आरबीसी होती है वो 120 दिन तक जीवित रहती है, 120 दिन तक जीवित रहती है। और सिकल्ड सेल्ड आरबीसी होती है, यानी इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसकी आरबीसी हंसिया के आकार की हो जाती है और वो 40 दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा फर्क है। इसीलिए क्या होता है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की पूर्ति नहीं हो पाती है। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि जो सिकल्ड सेल आरबीसी होती हैं, हंसिया के आकार की जो आरबीसी होती हैं, वो नॉर्मल आरबीसी को नस में फ्लो होने से रुकावट डालती हैं। देखिए, जो सिकल्ड सेल आरबीसी होती हैं, हंसिया के आकार की जो आरबीसी होती हैं, नॉर्मल आरबीसी को नस में फ्लो नहीं होने देती हैं, फ्लो होने में रुकावट डालती हैं, यानी इधर उधर ब्लड का सर्कुलेशन में रुकावट डालती हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर एक हमने एक नस बना ली है, आप नाड़ी कह सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या है, सिकल सेप है, देख सकते हो ये सिकल सेप है। ठीक है, सिकल सेप आरबीसी है। इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें सिकल सेप आरबीसी होती हैं और नॉर्मल भी आरबीसी होती हैं। जो नॉर्मल आरबीसी वो भी जल्दी से क्या हो जाती हैं, सिकल सेप में चेंज होने लगती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो सिकल सेप आरबीसी होती हैं वो इस तरह से रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठी आरबीसी हो गई, देख सकते हैं ये सब सिकल सेप आरबीसी हैं। यहाँ पर ये इकट्ठी हो गई, जिसके कारण जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो यहाँ पर आगे नहीं जा पाती है, यहाँ पर से आगे नहीं जा पाती है और यहाँ से इधर नहीं आ पाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो फ्लो होता है, जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो ब्लॉक कर देती है नॉर्मल आरबीसी को, फ्लो नहीं होने देती है। कौन फ्लो नहीं होने देता है, जो सिकल आरबीसी होती है, हंसिया के आकार की आरबीसी होती है, वो यहाँ पर रुक जाती हैं। तो ये बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम कराने वाले हैं क्रास। क्रास किस प्रकार से होगा, क्योंकि क्रास भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो क्रास को भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। देखिए किस प्रकार से, देखिए जो नॉर्मल मेल एंड फीमेल होती है, देखिए उसका जो जीन होता है HBA होता है। नॉर्मल है, नॉर्मल व्यक्ति है तो HBA होता है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल जो मेल फीमेल होती है उसका जो जीन होता है HBA होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो करियर फीमेल एंड फीमेल होती है, करियर का मतलब जो वाहक होती है, रोग को फैला सकती है, तो उसका जो जीन होता है HBA और HBS होता है। ये पूरी तरह से रोग से ग्रसित नहीं होती है, सिर्फ रोग को फैला सकती है। तो इसका जो जीन होता है HBA, हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S। ठीक है, एक नॉर्मल होता है और एक कैसा होता है, ग्रसित जो व्यक्ति में होता है HBS। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है, साफ साफ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगला है मेल एंड फीमेल इफेक्टिव। यदि मेल एंड फीमेल इस रोग से ग्रसित है तो उसमें किस प्रकार का जीन होता है, तो देखिए HBS इस प्रकार का जीन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ग्रसित व्यक्ति का जीन होता है जो सिकल सेप आरबीसी होती है, उसमें हीमोग्लोबिन HBS होता है। ठीक है, HBS, यहाँ पर HBS। ओके, समझ चुके हैं बात को। अब हम क्रास कराने वाले हैं। देखिए आप क्रास करा सकते हो, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पर लिखा है नॉर्मल मेल और इफेक्टिव फीमेल का यदि हम क्रास कराते हैं, यदि इनका विवाह कराते हैं, तो किस प्रकार की यहाँ पर संतानें मिलती हैं, कौन से करियर होंगी और कौन सी करियर नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल मेल यदि हम ले लेते हैं और इफेक्टिव फीमेल ले लेते हैं जो कि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, तो हम नॉर्मल मेल का जीन उठाएंगे और इफेक्टिव फीमेल का हम यहाँ पर जीन उठाएंगे। देखिए जो नॉर्मल मेल होता है
नॉर्मल मेल HbA तो HbA यहाँ पर, HbA यहाँ पर। और जो इफेक्टिव फीमेल होती है, इस रोग से ग्रसित फीमेल होती है, तो उसका होता है HbS तो HbS। ओके, अब हम इसमें क्रॉस करा देते हैं। देखिए क्रॉस किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर HbA और HbS यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और HbA यहाँ पर और HbS यहाँ पर, तो एक एक जीन बनता जा रहा है, और HbA और HbS यहाँ पर। ओके, यहाँ पर से HbA लिखेंगे और HbS यहाँ पर, HbA यहाँ पर लिखेंगे और HbS यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हमें मिला, आप बताइए क्या मिला, कमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें मिला HbA और HbS, HbA और HbS कहाँ पर है, HbA और HbS, ये कैरियर होगा, ठीक है। यहाँ पर जितनी संतानें होंगी मेल एंड फीमेल, ठीक है, 50% मेल और 50% फीमेल, तो सभी संतानें जो होंगी वो कैसी होंगी, कैरियर होंगी, यानी इस रोग से वाहक होंगी, ठीक है। और ये क्या करेंगी, रोग को आगे फैला देंगी। ये पूरी तरह से इस रोग से ग्रसित नहीं होंगी, ये रोग को फैलाने का कार्य करेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से 100% जो संतानें होती हैं वो कैरियर होती हैं, वाहक होती हैं, आगे रोग को फैला सकती है। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया काफ़ी अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया। देखिए आपको ये सारे पॉइंट अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, ये वाला क्रॉस अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जहाँ पर जो गड़बड़ हो रहा है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें जो एमिनो एसिड बेलिन बनता है वो किस कोडान से बनता है, तो किस कोडान से बनता है, GUG कोडान से क्या बनता है, बेलिन बनता है। यदि परीक्षाओं में पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया से जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें छठे नंबर पर जो पॉइंट म्यूटेशन होता है जिसके कारण बेलिन बनता है, तो बेलिन किस कोडान से बनता है, तो GUG कोडान से बेलिन बनता है। यदि वहाँ पर दिया है, देखिए साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल ग्वानिन, यदि इस प्रकार का दिया है तो आप इस पर टिक लगाएंगे। ओके, तो यदि इस प्रकार का दिया है सिर्फ CAC तो इस पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। अधिकतर आपको मिलेगा GUG ग्वानिन, यूरेसिल ग्वानिन, तो इस पर आप टिक लगा के आएंगे, ठीक है। तो ये बात आप जान चुके हैं अच्छी तरह से, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से पॉइंट म्यूटेशन होता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। देखिए यदि आप वंशागत विविधता के सिद्धांत चैप्टर की और वीडियोज को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियोज को देखिए, वहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो जाइए और देखिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।